दोस्तों, एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 साल की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी, हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं? तो पिताजी ने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबका वहां जाना बहुत ही ज़रूरी है बेटा। पिताजी की बात सुनकर मैंने भी कुछ और उनसे न पूछा और चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। मैं सो गया और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव, अपने घर पर पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताज़गी से मानो पूरा मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो लग रहा था। फिर हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े से गुज़रा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। फिर तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा कि ऐसा तो पूरा जंगल ही जल जाएगा। फिर मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात जब सबको बताई तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो, जैसे जंगल में आग का लगना बड़ा ही नॉर्मल बात है। किसी ने भी मेरी बात पर तवज्जो नहीं किया। फिर मैं भी बहुत परेशान हो गया। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, जहाँ आग लगी है बेटा, उसे भूत का ठिकाना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा था। दादी ने कहा कि हंसो मत बेटा, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास भूत आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। फिर अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2-3 बच्चे थे और हम आराम से बात कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। फिर अब तो मानो मैं परेशान ही हो गया था कि मैंने कल देखा था वहाँ आग जल रही थी और आज भी वहाँ आग जल रही है। ये सब देखकर फिर मानो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जंगल में ये रोज़ आग कौन लगाता है? तो उन दोनों तीनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहाँ भूत है। भाई, हमने भी सुना है कि वहाँ भूत है, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि वहाँ मत जाओ क्योंकि वहाँ भूत है। और वो जहाँ आग जल रही है वो भूत का ही एक ठिकाना है। मेरे उन दोस्तों की बात सुनकर मैं उनसे कहता हूँ, यार चलो आज देखकर आते हैं, घर पर भी वैसे भी कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वो दोनों ने मना कर दिया जाने से। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से ही देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले सही से चलो तो सही वहाँ पर। फिर हम तीनों जंगल की ओर भागे। वहाँ जो आग लगी थी वहाँ पहुँच गए। फिर मानो मैं हैरान ही हो गया, क्योंकि हम लोगों के वहाँ पहुँचते ही ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे भाई। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं जल रही थी। और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेज़ी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो
तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी अचानक से एक ज़ोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के अंदर हवा आर पार हो गई हो। फिर दोस्तों उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागा और भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा था और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी मेरी। और दोस्तों मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुंच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया और मेरा सिर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे तीनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने कि यार तेरी तो आंखें एकदम बिल्कुल लाल हो गई हैं, ये सब क्यों हो गया है? यार तू ऐसा कर, तू चुपचाप सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने तेज़ी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सिर में दर्द तेज़ होने लगा। मैंने सोने की कोशिश तो बहुत की पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और मुझसे पूछने लगे कि बेटा तू कहाँ गया था? दादाजी की बात सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्त ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र के ख़त्म होते ही वो ज़ोर से मेरी ओर चिल्लाए। फिर मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंक कर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि बेटा ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर आ जाता है और हम जान नहीं पाए। और दादाजी ने ये भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर घर वापस नहीं आते तो वो हमारे घर पर भी आ जाता और वो भूत हमारे घर पर जगह बना लेता। और दादाजी ने मुझसे ये भी बताया कि बेटा अगर वो भूत हमारे घर के अंदर आ जाता तो वो भूत आसानी से बाहर नहीं जाता। फिर दोस्तों दादाजी ने मुझे सारी बात बताई। फिर मैं बहुत ही शर्मिंदा हो गया और मैंने दादाजी से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि दादा मैं अब कभी भी उस सामने वाले जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा। फिर मेरे दादाजी ने मुझे माफ़ कर दिया। नौशीन कहती है कि ये 3 साल पुराना वाक़या है। हमारा घर बहुत ज़्यादा बड़ा था और पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ था। हमारा घर कुछ इस स्टाइल से बना हुआ था कि पहले कमरे और कमरों के आगे बहुत बड़ा बरामदा था और जब सर्दियां पड़ती तो हम अपने बरामदे के गर्म पर्दे गिरा लेते और बरामदे में आग जलाया करते थे जिससे हमारा घर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था और हमें सर्दी का एहसास भी ना होता था। हम बहनों की ये आदत थी, हम खाना खाने के बाद बरामदे में टहला करते थे। उस दिन भी हम लोग बरामदे में टहल रहे थे। हमारा बरामदा बहुत ज़्यादा लंबा था। हम एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से टहल लिया करते थे। जब हम लोग टहल रहे थे तो एक कोने से दूसरे कोने तक गए तो एक कोने में से हमें ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई सांस ले रहा है। मैंने ले रहा हो कोई सांस ले रहा है। मैंने वो आवाज़ सुनी और मेरी बहन ने भी आवाज़ सुनी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा क्या तुम्हें भी ऐसी आवाज़ आ रही है? और हम दोनों ने कहा हाँ आवाज़ तो हम दोनों को ही आ रही है।
फिर हम कमरे के दूसरे कोने तक गए तो ऐसी आवाज़ ना आई। फिर हम दोबारा टहलते उस कोने पर आए तो फिर से वही आवाज़ आ रही थी। हमने पर्दा हटा के देखा तो बाहर सहन में ठंड और अंधेरे के अलावा कुछ ना था। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए। फिर दोबारा दूसरे कोने की तरफ टहलते हुए चले गए और उस कोने की भी लाइट जला दी। हमारे पास नानी अम्मा के ज़माने की एक पुरानी लाइट थी जो कि हम एक मेज़ के कोने पे रखा करते थे और ज़रूरत के तहत वो जलाया करते थे। हमने वो लाइट जला ली क्योंकि बरामदे के उस कोने में रोशनी बल्ब की नहीं जाया करती थी। लालटेन जलाते ही रोशनी उस कोने तक जाने लगी और जैसे ही लाइट जलाई तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सांस लेने लगी, तेज़ हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई जानवर तेज़ तेज़ सांस ले रहा हो। बहुत ऊंची आवाज़ सांस लेने की आवाज़ थी। हम दोनों बहनें बहुत ज़्यादा डर गए कि आज से पहले तो कभी हमारे घर में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। हम दोनों अपने कमरे में आ गईं। हम दोनों बहनों का एक ही कमरा होता था। फिर हमने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और इस बारे में डिस्कस करने लगे कि ये क्या माजरा है। तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बाहर अभी भी कोई टहल रहा है। हमारा वहम था या हकीकत थी, लेकिन बाहर टहलने की साफ आवाज़ आ रही थी। काफ़ी देर तक हम लोग खौफज़दा रहे। फिर मेरी बहन ने कहा कि रात काफ़ी हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। फिर हम लोग सो गए। रात का ना जाने कौन सा पहर था। जब मेरी आँख खुली तो कमरे में गुप अंधेरा था क्योंकि हम बहनें रात को सोने से पहले कमरे की लाइट ऑफ कर देती थीं। लेकिन मेरी आँख उस वजह से खुली कि बाहर मुझे अम्मी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगा था जैसे अम्मी की किसी से बात कर रही हैं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता डर गई। अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई हो, लेकिन जैसे ही अम्मी बात कर रही थी उसकी ज़बान मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं उठी और बग़ैर सोचे समझे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपनी बहन को भी नहीं जगाया। मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ? बाहर देखा तो कोई ना था और लाइट जल रही थी और बरामदे में कोई भी नहीं था। लेकिन जब मेरी नज़र कमरे के उस कोने पे गई जहाँ से हमें सांस लेने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने किसी को वहाँ बैठे हुए देखा। काफ़ी सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ था। वो कोई सफ़ेद कपड़े पहने था और सर पे भी उसने सफ़ेद कपड़ा लिया था। जब उसने अपना हाथ लालटेन के आगे किया तो काला सियाह हाथ जला हुआ था और मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझे अंदर जाने का इशारा कर रहा हो या अपने पास बुला रहा था और पता नहीं किसी ज़बान में कुछ पढ़ रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और जल्दी से अंदर चली गई और अपनी बहन को भी कुछ ना बताया और अपने बिस्तर में जाके कंबल के अंदर मुंह दे लिया। मैं थर-थर काँप रही थी। सुबह ना जाने किस टाइम मेरी आँख खुली। अम्मी ने ही आकर मुझे जगाया। मैं बहुत ज़्यादा बुखार में तप रही थी। अम्मी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई कि मेरी बेटी को अचानक क्या हुआ है। फिर मैंने अपनी अम्मी को और बहन को इस घर के बारे में और रात की सारी कहानी सुनाई। किसी को भी यकीन न आया, लेकिन मेरी बहन सब बातें जानती थी क्योंकि मेरी बहन ने खुद अपनी कानों से वो आवाज़ सुनी थी। उसने जब बताया घर के अफराद को तो फिर सबको यकीन आया। मैं मुसलसल 3-4 दिन तक बुखार में मुब्तला रही। हमारे घर में कोई पुरस्कार मखलूक मौजूद थी जो कि अपना आप सर्दियों में ज़ाहिर करती थी, गर्मियों में नहीं करती थी, क्योंकि हम लोग गर्मियों में
चारपाइयाँ डालकर बाहर बरामदे में सोते थे। जब सर्दी में हम लोग गर्म कंबल डाल लेते थे तो फिर वो मखलूक अंदर बरामदे में चला फिरा करती थी। जब मैं मुसलसल 3 दिन तक ठीक न हुई तो अम्मी फिर एक बुज़ुर्ग को लेकर आई। उन्होंने मुझे दम किया और घर का हिसार बांधा और बताया कि आपके घर में पुरअसरार मखलूक मौजूद है जो अपना आप सिर्फ सर्दियों में ज़ाहिर करती हैं। मुझे मुसलसल 3-4 दिन तक दम कराया, फिर जाके मेरा बुखार उतरा और मेरा खौफ कुछ कम हुआ। फिर हमारे घर का उन्होंने हिसार बांध दिया तो उस मखलूक ने हमारा घर छोड़ दिया और जो कोई भी मखलूक थी उसने आज तक हमको तंग नहीं किया, लेकिन उसके चलने फिरने से और उसके यूँ ज़ाहिर होने से हमें बहुत खौफ आता। हमारा गांव बहुत ज़्यादा पुरअसरार और खौफनाक है क्योंकि सर्दियों में हमारे गांव में बहुत जल्द सब लोग घरों में बैठ जाते हैं और कोई भी बाहर नहीं निकलता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए सब अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। सिवाय उसी ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन्नात भूत प्रेत लोगों को अपना आप ज़ाहिर कराते हैं और बहुत से घरों में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हमारे गांव के लोग बताते हैं कि लोगों ने खुद अपनी आँखों से अक्सर बहुत दफ़ा ऐसी मखलूक़ात को औरत की शक्ल में या किसी और शक्ल में गांव में चलते फिरते देखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी ये कहानी सुनी। और दोस्तों, मज़ीद इसी तरह की खौफनाक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।